तो खैर आगे चलें, थोड़ा बीच में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसकी वजह से हमें रुकना पड़ गया। आगे चलते हैं, कहाँ थे, क्रूड पे थे ना। हाँ, तो जो क्रूड है ना कच्चा तेल, उसी को छानते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं। उसमें पेट्रोल डीजल भी मिलता है, उसमें एसफाल्ट भी मिलेगा, मोम भी मिलेगा, केरोसिन भी मिलेगा, तरह तरह के लुब्रिकेंट्स भी उसमें मिलेंगे। वहाँ से रिफाइनरी से जो कुछ मिलता उस हर चीज़ का इस्तेमाल हो जाता है। अब ये वैसलीन वगैरह आप लेते हो ना, ये सब पेट्रोल जब हम छानते हैं ना, उसी से वैसलीन भी बनती है, मोम भी उसी से बनता है। ओके, आपने तेल छाना, जब आप तेल छानते हो, जब आप तेल को छानते हो तो जाहिर सी बात है धुआं निकल रहा है। तेल को आप छान रहे हो ना, पेट्रोल को आप जब छान रहे हो, पेट्रोल को जब आप प्योर कर रहे हो, पेट्रोल को छान रहे हो तो उससे धुआं निकल रहा। उस धुएं में पानी होता है और हाइड्रोकार्बन होता है, पानी होता है और एक गैस होती है। उसी गैस को हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस। कौन सी गैस? पेट्रोलियम गैस। जब आप कच्चे तेल को यानी कि पेट्रोल को निकालते हो कुओं से, जब ड्रिलिंग करते हो, आप देखते हो ना, आपने नल होते हुए देखा, उसे नल होना कहते हैं। हालांकि वो नल का बोर होता है ना, आम भाषा में क्या कहते हैं, नल हो रहा है। तो जब वो नल हो रहा था, नल के लिए बोर हो रहा होता है, सोनू भाई देखा नल होते हुए, है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? जब नल होता है तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है पाइप में से? मिट्टी और पत्थर, और सबसे ज़्यादा बेटे निकलता है उसमें से पानी। क्या निकलता है? हाँ, सबसे ज़्यादा पानी निकलता है। उसमें फिर रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये चीज़ें निकलती हैं। और जब उसमें से रेत निकलता है, एक पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा मिलता है? क्वार्ट्स। अभी पढ़ाऊंगा कौन सा खनिज, क्वार्ट्स। कभी नदी किनारे गए हो या ताजी ताजी रेत आई है, उस रेत को हाथ में उठा के देखा है? उसमें चमकीली सी कुछ ऐसे चमकता है जैसे सोना या चांदी हो, वही होता है क्वार्ट्स। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो खनिज होता है वो क्वार्ट्स। तो जैसे ही वो चमकदार क्वार्ट्स आने लगता है ना, मिस्त्री बड़ा खुश होता है, वो कहता है हाँ आ गया स्टेटस। उसे स्टेटस कहते हैं, लेकिन मिस्त्री की भाषा में क्या कहते हैं? स्टेटा। अगर उससे कहते हैं स्टेटस तो लड़ पड़ेगा। ये क्या होता है अभी? वो क्या होता है? स्टेटा। ओके, है ना, जहाँ पर पानी ठहरा हुआ। स्टेटस माने जहाँ पर पानी ठहरा हुआ। ओके, समझ गए। तो उसी तरह से जब पेट्रोल के कुओं से या तेल के कुओं से हम तेल निकालते हैं तो वहाँ से अपने आप ये गैस रिलीज होती रहती है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस जो है तेल के कुओं से या पेट्रोल के कुओं से अपने आप निकलती रहती है। और जो पेट्रोलियम गैस है वो क्रूड रिफाइनरी का बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट माने हिंदी में क्या कहते हैं उसे? उप उत्पाद। जैसे धान कुटवाते हो, धान कुटवा रहे हो भाई, जो हमारे बच्चे हैं शहरों वाले, आप जानते हो ना धान कुटवाना? नहीं जानते हो? आपने धान का खेत देखा है? नहीं देखा तो आइए इधर हमारे गांव में, हम आपको दिखाते हैं, है ना। फ़ोन करके आइए 90-275 026-44, है ना। आज कहाँ थे? तो कहाँ थे? हाँ, जब धान आप कुटवाते हो तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? अनिल जी, गेहूँ जब पिसवाते हो तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तेल। सरसों है ना, सरसों से आप तेल पिलवाना, उसको तेल पिलवाना या पिलवाना कहते हैं। तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? धान कुटवाते हो तो उससे क्या निकलता है? भूसा या भूसी, है ना, उसे कहते हैं भूसी। उसे भूसी कहते हैं, सर भूसा नहीं कहते हैं। भूसा गेहूँ वाले से खेत से बनता है ना, भूसी बनती है ना, है ना। हाँ, अब उससे जब आप गेहूँ पिसवाते हो तो उससे क्या निकलता है? अच्छा बताओ क्या निकलता है? जब गेहूँ पिसवाते हो तो क्या निकलता है? उसे क्या कहते हैं? ढूटा। क्या कहते हैं? ढूटा। हाँ, और चोकर किसे कहते हैं? चोकर। जो ऐसा ना, आप धान कुटवाते हो ना, तो जब आप देखोगे जो प्योर धान होगा ना, पीला पीला सा होगा, पीला सा धुंधला सा, है ना, ब्राउन से कलर का। अब जो है जो मशीन वाले होते हैं ना, पहले जो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी थी ना, उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसमें नहीं थी टेक्नोलॉजी। उसमें जब हम चावल कुटवा लेते थे तो वो ऐसा बदरंगा सा दिखता था। अब जो है वो जितना सफ़ेद चावल, जितना वाइट चावल, उतना कुपोषित। क्योंकि अनाज की जो ऊपरी परत होती है ना, उसको मिल वाले या चक्की वाले उसको छीलते हैं, वो उसकी बिकती है, उसी कहते हैं चोकर। क्या कहते हैं? चोकर। उसी को चोकर कहते हैं। अनाज की बाहरी परत, चावल की या धान की जो बाहरी परत है, उसे हम कहते हैं चोकर। और इसमें कौन सा विटामिन होता है? कौन सा विटामिन होता है इसमें? कमेंट करके बताइए, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता। मैं आपको वीडियो के बाद बताऊंगा, है ना, वीडियो के बाद बताऊंगा। आगे चलते हैं, वीडियो के बाद बताऊंगा। उसे कहते हैं चोकर। तो चोकर किसका बाई प्रोडक्ट हो गया? राइस मिल का। ढूटा किसका बाई प्रोडक्ट हो गया? फ्लोर मिल का। हो गया कि नहीं हो गया? है ना, अरे हो गया नहीं हो गया, समझ रहे ना। उप उत्पाद। उसी तरह से जब पेट्रोल को या कच्चे तेल को आप छानते हो तो उसका उप उत्पाद है या उसके साथ निकलता है पेट्रोलियम गैस। एक याद कर लेना कि जो नेचुरल गैस है वो सीधे निकलती है, सीधे रिलीज होती है। जब आप तेल के कुएं से तेल निकालते हो तो उसी कुएं से गैस भी निकलती है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैस। अब आपसे पूछेगा
कि जो प्राकृतिक गैस है, इसे ना नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है हाइड्रोजन के अलावा। सबसे अच्छा ईंधन तो हाइड्रोजन ईंधन है, इसके बाद जो सबसे अच्छा ईंधन है वो नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो अब ये पेट्रोल के कुओं से लगातार निकलती है और इसमें सबसे ये जो है इसमें मिश्रण है मेथेन और एथेन का। CH4 माने मेथेन, CH4 का मतलब मेथेन। आपसे पूछेगा कि जो नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेथेन। ठीक है ना। अब जो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है या उसका जो मुख्य अवयव या मुख्य घटक है ब्यूटेन। एक ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। प्रोपेन भी होता है, लिख दो इसमें, ब्यूटेन भी होता है और इसके साथ साथ प्रोपेन भी होता है। प्रोपेन हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है बेटे, ये सवाल कई बार पूछा जाएगा आपसे कि नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेथेन। पेट्रोलियम गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्यूटेन, सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है। और बायोगैस है ना, गोबर से जो बनती है, कचरे से जो गैस बनती है, बायोगैस को हिंदी में क्या बायोगैस ही कहते हैं शायद, क्या कहते हैं, जैविक गैस, कुछ भी कह लो आप। तो बायोगैस में होती है 65% मेथेन, इसमें भी सबसे ज़्यादा मेथेन होती है। देखो आप, नेचुरल गैस में और बायोगैस में सबसे ज़्यादा होती है मेथेन, पेट्रोलियम गैस में सबसे ज़्यादा होती है ब्यूटेन। ये याद कर लेना, ये अक्सर आता है सवाल, है ना। और अब आ गया CNG। सी से क्या है यहाँ पर, सी से क्या है यहाँ पर, CNG में सी से क्या है, कंप्रेस्ड, है ना। कंप्रेस्ड माने दबाया हुआ, है ना, कंप्रेस्ड माने दबाया हुआ। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जब नेचुरल गैस को आप सिलेंडर में अधिक दाब पे भरो तो उसी को हम कहते हैं CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। समझते हैं ना। CNG बसें अब तो अब कौन सी आ गई, CNG आ गई, LPG आ गई। CNG ईंधन अच्छा माना जा रहा है, LPG गाड़ियाँ आ रही है ना, CNG कहते हैं ना, LPG से भी तो चल रही है। मैंने LPG भी लिखा देखा गाड़ियों के पीछे, CNG से चल रही, पहले LPG से भी थी क्या। अच्छा चलो जो भी है, जो कहते हैं ना गैस से जो, तो CNG ईंधन है वो है। अब CNG क्यों अच्छा माना जा रहा, क्या CNG क्लीन ईंधन है, क्लीन ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है CNG। ये CNG जो है, CNG फुल फॉर्म क्या हो गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे बस ट्रक चला लो, कार चला लो, कुछ भी चला लो, अच्छा ईंधन माना जाता है। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ ईंधन नहीं है, क्लीन ईंधन नहीं है। इससे प्रदूषण होता है लेकिन कम होता है, इससे इतना पोल्यूशन नहीं होता जो कोयला, डीजल और पेट्रोल से होता है। कोयला, डीजल और पेट्रोल की तुलना में इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है, लेकिन ये क्लीन नहीं, ध्यान रखना, क्लीन नहीं है। और है ये भी फॉसिल ही, यानी कि जीवाश्म ईंधन ही है। जो भी धरती से खोद के निकल रहा है वो सारा का सारा फॉसिल या जीवाश्म ईंधन है, क्लीन नहीं। CNG अच्छा ईंधन है क्योंकि जल्दी आग पकड़ता है, धीरे धीरे जलता है और लगभग पूरा जल जाता है। लगभग पूरा जलने का मतलब क्या है, ये धुआं कम से कम देगा। जब आपकी गाड़ी धुआं दे रही है ना, इसका मतलब या तो ईंधन में गड़बड़ी है या इंजन में गड़बड़ी है ना। धुएं का मतलब ये है कि ईंधन जो है वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है ना। क्या जब गाड़ी धुआं मारने लगे अनीस भाई, तो उसकी पहचान, बाइक तो चलाए हो, बाइक तो चलाते हो, तो बाइक अगर ज़्यादा धुआं मारने लगे स्टार्ट होने के बाद, तो उसकी पहचान क्या है, क्या गया उसका, उसके रिंग पिस्टन गए। पहले मिस्त्री जो है ना, हम जैसे, हम आप जैसे नहीं, आप तो यार, आप तो आप हैं, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या है ना, फूल का जवाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या है ना। तो हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं ना, अब जैसे हमारी गाड़ी धुआं मारने लगी तो ला सर, मैंने कहा हाँ सर, इसका तो इंजन गया। मैंने कहा यार कोई जुगाड़ कर, बोले चलो फिर रिंग बदल देते हैं इसके। क्या बदल देते हैं, रिंग बदल देते हैं, पिस्टन नहीं बदल रहे अभी, क्योंकि पिस्टन बदलने में ज़्यादा खर्च हो जाएगा, रिंग बदल दो। तो रिंग बदल के चलवाई साहब वो 2 साल चली, 2 साल। अब बोला बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई कहानी, अब पिस्टन, मैंने भाई इसे बेच ही दे अब, है ना, क्योंकि पिस्टन होगा तो क्रैंक बनेगी, बोर होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, है ना। ये पता है हमने कहाँ से सीखी, हमारे भाई साहब के पास आज से 30 साल पहले एक पुराने ज़माने का स्कूटर होता था, खट 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 खट, तो उसके हर 6 महीने बाद रिंग पिस्टन बदले जाते थे बाजपुर में। कहाँ, बाजपुर में, चले भी आगे, है ना। तो वहाँ बोला यार रिंग ये होता है, पिस्टन ये होता है, क्रैंक ये होती है, शीट ये होती है, और हब क्या होती है, हब है जिसमें पहिया फिट होता है ना। हाँ अरे अंकित जानते हैं, चले भाई, समझ गए बेटे। तो प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा मेथेन, पेट्रोलियम गैस में सबसे ज़्यादा ब्यूटेन, और बायोगैस में सबसे ज़्यादा मेथेन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मेथेन। देखिए इसी से तो बन रही है ना, किससे बन रही है, नेचुरल गैस पे आपने दबाव डाल दिया तो हो गई CNG, तो हो गई आपकी इसका देखिए नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस, इन सभी का मुख्य पार्ट क्या हो गया, आपका मेथेन। और पेट्रोलियम गैस का मुख्य उत्पाद, मुख्य घटक क्या हो गया बेटे, ब्यूटेन। ध्यान रखना, ब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस में मुख्य उत्पाद, मुख्य घटक क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, अभी रुक जाओ। तो पेट्रोलियम गैस जो है तेल के कुओं का बाय प्रोडक्ट है, ठीक है,
और नेचुरल गैस पेट्रोल के कुओं से लगातार निकलती है। सीएनजी अच्छा ईंधन है लेकिन क्लीन ईंधन, बिल्कुल क्लीन ईंधन ये नहीं है। ओके, अब पेट्रोलियम गैस, अब यहीं पर अब जो गैस है ना उसको उस पर प्रेशर डाला, गैस सिलेंडर आता है ना सर, घर में आता है, देखे हैं कितना वजन होता है गैस सिलेंडर में, जो घरेलू ईंधन, जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें कितना वजन होता है ना बिना कितनी गैस होती है उसमें, अरे वाह शाबाश, 14.2, 14.2 का मतलब 14 लीटर और 200 ml है ना, 14.2 लीटर, शाबाश। और सिलेंडर सहित कितना होता है सर, मुझे सिलेंडर सहित नहीं पता है 29-30, अच्छा तभी भारी होता। अच्छा सिलेंडर को आम भाषा में क्या कहते हैं यहाँ पर लोकल में, हंडा, क्या कहते हैं, हंडा, क्या कहते हैं, सिलेंडर को आम भाषा में कहते हैं हंडा, हंडा लाए हो, हंडा, ठीक है, ओके, ठीक है साहब, हंडा, ये किसी और चीज़ को कहते हैं हंडा, हम हमारे गांव में तो हंडा कहते हैं, हाँ तुम्हारे तरफ ना कहते हैं, ओके, है ठीक है। तो तभी तो भारत के बारे में कहा जाता है, भारत की महानता विविधता के बारे में क्या क्या है, कितने कोस पे पानी बदलो, कितने कोस पे पानी, 4 कोस पे पानी, और कितने कोस पे पानी, अच्छा चलो भी कि इतने कोस पे पानी बदले, इतने कोस पे पानी, तो बात बिल्कुल सही हो, ओके। हाय अल्लाह, कहाँ मर गया, कहाँ फंस गया, ठीक है साहब, बायोगैस। अब हाँ, अब उसी पेट्रोलियम गैस को आपने अधिक प्रेशर, सिलेंडर में प्रेशर होता है ना, सिलेंडर को दबाते हो बर्नर को शू करके निकलती है ना, तो इसका मतलब क्या, सिलेंडर के अंदर जो है वो प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना। जब आपने पेट्रोलियम गैस पर प्रेशर बढ़ाया तो वो गैस जो है वो द्रव में बदल जाती है, और द्रव में बदलने के बाद हो जाती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब जाने, नमस्ते बेटा नमस्ते। तो वो क्या हो गई आपकी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG क्या हो गई आपकी LPG, जो आपके घरेलू गैस सिलेंडरों में आती है, ठीक है, ओके। पेट्रोलियम गैस है जिसको प्रेशर बढ़ाकर उसको लिक्विड में बदल दिया गया। अच्छा ये जो LPG होती है ना, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, गंध नहीं होती है इसमें किसी भी तरह की, तो अगर सिलेंडर लीक हो जाए तो पता नहीं चलेगा कि लीक हो रहा नहीं हो रहा, और लीक हो रहा है और अगर जरा सा भी स्पार्क हो गया तो आग लगने की घटना हो सकती है। तो ये जानने के लिए कि लीकेज हो रही नहीं हो रही है, इसमें एक तीखी गंध वाला बदबूदार पदार्थ बना लिया जाता है जिसका नाम है एथिल मर्केप्टल। आती है ना रसोई घर में, अजीब सी आती है ना महक, तो वो एक्चुअली LPG की महक नहीं होती, उसी के साथ उसके अंदर थोड़ा सा एथिल मर्केप्टल मिला देते हैं जो हवा में तीखी गंध छोड़ता, तो अगर जरा सा भी रिसाव होता तो हमें पता चल जाता, ठीक है। बायोडीजल क्या है सर, बायोडीजल, जैविक डीजल, बायोडीजल, देखिए वो सारे अनाज जिनमें स्टार्च होती है, वो सारे अनाज जिनमें स्टार्च होती है उनसे आप ईंधन पा सकते हैं, सारे अनाज जिनमें स्टार्च होती है उनसे आप ईंधन पा सकते हैं, ठीक है ना। तो वनस्पतियों से, तरह तरह की वनस्पतियों से, प्लांट से, तरह तरह के वनस्पतियों से, प्लांट से जब हम डीजल बना लेते हैं तो उसे कहते हैं हम बायोडीजल, ठीक है, जैव डीजल, या उसी को हम बायोफ्यूल भी कहते हैं या बायो ईंधन भी कहते हैं, बायोडीजल, बायोफ्यूल या बायो ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो बायोडीजल या बायोफ्यूल होते हैं ना, सबसे पहले सवाल आता था जेट्रोफा से बनते हैं साहब, जेट्रोफा को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ रतन जोत, है ना, रतन ज्योति, रतन जोत का पौधा होता है, रतन जोत, इंग्लिश में नाम उसका हो गया जेट्रोफा, तो उससे डीजल बन जाता है, बायोडीजल बन जाता है। मक्का से भी आप बना सकते हो, जौ से भी बना सकते हो, है ना, दुनिया में सबसे पहला उगाया अनाज जौ, है ना, जौ का तत्सम शब्द यव, है ना, तो दुनिया का सबसे पुराना अनाज जो है वो जौ है, ओके। तो जौ से, मक्का से, आप जो है जेट्रोफा से, अरंडी यानी कैस्टर से, और भी तरह तरह के प्लांट्स हैं जिससे आप जो है डीजल बना सकते हैं, उसी को आप कहते हो बायोडीजल। बायोडीजल को आप सीधे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके अलावा आप डीजल में मिला के, जो आपका फॉसिल जो मार्केट में डीजल जो मिलता है ना, उसके साथ मिला करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए आपने 80%, आप मान लीजिए आप 100 लीटर डीजल लेके आए, उसमें आपने 80% जो है आपका जो परंपरागत डीजल है वो लिया, और उसमें 20% मिला दिया आपने बायोडीजल, तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, उसके फ़ायदे ये होंगे क्योंकि वो देश में बन रहा है तो डीजल का एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट कम होगा, विदेशी मुद्रा का पलायन कम होगा, है ना। दूसरा वो सस्ता ही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है तो विदेशी मुद्रा की बचत हो जाएगी, डीजल थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा। दूसरा ये जो बायोडीजल है ये क्लीन होता है, इससे किसी तरह का पोल्यूशन होता नहीं है, तो आपने 20% उसे मिला दिया तो पोल्यूशन थोड़ा सा घटेगा। लेकिन क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर नहीं पाया बायोडीजल, उसकी शायद वजह ये है, कुछ ड्राइवरों के मुंह मैंने सुना, मैं नहीं जानता हूँ, वो ये कहते हैं कि यार इससे माइलेज जो है वो कम आती है, इससे माइलेज कम आती है, इसलिए वो चल हैं वो उधर भी आ रहा हूँ सर, उधर भी आ रहा हूँ, है ना, रुकिए अभी क्या है,
इब्तदाई इश्क है, रोता क्या है, रोता है क्या, आगे आगे देख अब होता है क्या, है ना। तो मैं कुछ कहना चाह रहा था, हाँ, तो जैसे मैं पहाड़ पे गया ना तो ड्राइवर मैं, अच्छा मेरी आदत है, मुझे मेरे लोग मजाक भी बनाते हैं ना, जैसे मैं किसी के साथ होऊंगा ना तो किसी नए आदमी के साथ मिलूंगा तो मैं उससे बात करता रहूँगा, कुछ नया सीखने को मिल जाए उससे। तो ड्राइवर से मैं ऐसे पूछने लगा कि यार, बोलना यार CNG गाड़ी और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है सक्सेसफुल नहीं है पहाड़ पे, मैदान में खूब चल रही। मैंने क्यों, यार इंजन की पावर नहीं बन पाती। CNG गाड़ी या जो ये बैटरी वाली गाड़ी है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसे कहते हैं, वो कह रहा है यहाँ पर इंजन की पावर नहीं बन पाती, कह रहा है यहाँ पर पेट्रोल और डीजल जो वाहन है वही सक्सेसफुल है। अच्छा, मैंने कहा ये भी एक वजह हो सकती है ना, ठीक है साहब। और दूसरा देखो, हम लोगों को आदत है ना, पेट्रोल पंप पे गए, टंकी खोली, भर दे भाई 1000 का, 1 मिनट में भरा, पैसे दिए, चल दिए। और दूसरी ये जो अब ये सारे क्या हो गए, गैर परंपरागत ईंधन हो गए ना। हाँ, यहीं पर बात आ गई, परंपरागत ईंधन कौन से हो गए, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी, उपले, ये सारे के सारे क्या हो गए, परंपरागत ईंधन। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, CNG, LPG, ये सारे के सारे हो गए गैर परंपरागत ईंधन, है ना, समझ गए, परंपरागत और गैर परंपरागत। अभी अपने पास पूरे 2.25 घंटे हैं, कितने घंटे, पूरे 2.25 घंटे। नाजिम भाई आप जाओ, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 लोग हैं हम, कितने, वुड यू लाइक सर टू हैव समोसा है, हाँ ओके नाजिम भाई, है ना। चलो नाजिम भाई नहीं जा रहे, नाजिम भाई की तबीयत है, राकेश तुम चले जाओ, राकेश जाओ, तो सुन जरा पेमेंट कर दो राकेश को। तू ही राम, हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, है ना, छूटा तो ना। तो अब देखो आपसे पूछेगा कि पेट्रोल के जलने से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड। ईंट भट्टों से, ईंट भट्टा समझते ना, ब्रिक इंडस्ट्री, ईंट उद्योग से सबसे ज़्यादा गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। और कोयले के जलने से निकलती है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का है। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इधर आते हैं, बहुत दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहीं पर आता है डीजल की क्वालिटी। डीजल की जो क्वालिटी होती है वो, उसमें सल्फर कितनी निकल रही है, डीजल के जलने के बाद उसमें से सल्फर कितनी निकल रही है, या डीजल, उस डीजल में सल्फर कितनी है, इस पर डिपेंड करती है। कैसे, जैसे मान लीजिए डीजल है, उसमें अगर 0.5% या उससे ज़्यादा सल्फर है, डीजल में 0.5%, सल्फर को हिंदी में क्या कहते हैं, पता है किसी को, किसी को पता है? सल्फर को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? गंधक, ध्यान रखना, ठीक है ना, गंधक। तो अगर इसमें गंधक यानी कि सल्फर की मात्रा 0.5% या उससे ज़्यादा है तो ये डीजल खराब है। ओके, अब एक बात आती है कि अगर एक है ना, ये देखो LSD, इसको LSD का मतलब है लो सल्फर डीजल, ठीक है ना, लो सल्फर डीजल। और फिर ये है ULSD, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। ULSD माने अल्ट्रा लो, अल्ट्रा लो माने बहुत कम, लो माने कम, अल्ट्रा लो माने बहुत कम। तो लो सल्फर डीजल जो है उसमें डीजल की मात्रा होनी चाहिए, अगर डीजल की मात्रा 0.05% है या उससे कम है, 0.05% या उससे कम है तो उसे हम कहेंगे लो सल्फर। अगर उसमें डीजल की मात्रा 0.01% या उससे भी कम है तो उसे हम कहेंगे अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। अब एक आता है, किधर गया आपका, ग्रीन डीजल। आप लोग इंजन देते हैं, अभी क्या चल रही है, BS6 चल रही है ना गाड़ी, भारत स्टेज 6। उससे पहले क्या था, BS2 थी, BS4 था, हाँ BS4 था, 5 नहीं आया ना, 4 के बाद सीधा 6 आया, है ना। पहले आया था भारत स्टेज, फिर आ गया भारत स्टेज 4 और भारत स्टेज 6। अभी BS6 चल रहा है ना, है ना। हाँ, तो उसी तरह से आया था यूरो 2, यूरो 4, है ना। तो ये बेटा इधर सुनो, यूरो 2, यूरो 4 या भारत स्टेज या BS2, BS4, BS6 जो है ये ईंधन में प्रदूषण के मानक हैं, ठीक है ना। तो अब जो ग्रीन डीजल है यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से वो सेफ या सुरक्षित है, जो कि यूरो 4 कैटेगरी का है, वो है कि उसमें सल्फर की मात्रा 0.001% या उससे कम होनी चाहिए। समझ गए? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, वीडियो बनाने का यही फ़ायदा है कि आप दोबारा इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके ये सारी चीज़ें हो गई, इधर वाला एक मामला निपट गया। अब जो है कि इसको देख लेते हैं, pH स्केल। pH में P का मतलब क्या है, पुषांश। pH में P का मतलब है पुषांश, जर्मन भाषा का शब्द है ये, और इसे आप हिंदी में कह सकते हो मात्रा, ये सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। आपके पास कोई भी बिलियन है, कोई भी बिलियन, दूध भी हो सकता है, दूध भी बिलियन है, ब्लड भी बिलियन है। क्या नाम आपका, नाजिम? जो दूध और ब्लड हैं बिलियन है ना, इसमें विलायक क्या है? विलायक का मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है इसमें? विलायक क्या है इसमें?
दूध में और रक्त में विलायक क्या है? सॉल्वेंट, पानी, ठीक है ना। एक दिन 5 मिनट दे दूंगा, ये विलेय क्या होता है, विलियन क्या होता है, विलायक क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, 5 मिनट। अभी मेरे पास है 15-16 दिन आप लोगों के लिए, ये मैं करा दूंगा। अच्छा मजे की बात, इस बार हमने साइंस खूब पढ़ाई, साइंस आई तो आप जीएस का पेपर देने आ रहे हैं तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा। पॉलिटी अच्छी खासी आ गई है ना, हिस्ट्री में एंशिएंट आ गई, लेकिन साइंस के सवाल ही नहीं दिखे मुझे उसमें। इक्का दुक्का कोई सवाल होगा तो होगा। तो ऐसा हर बार होता है, कभी ज्योग्राफी खूब आ गई तो कभी ज्योग्राफी बिल्कुल साफ है ना, ध्यान रखना, है ना। तो कभी पॉलिटी का कोई सवाल नहीं दिख रहा आपको, करंट अफेयर्स आ गए, 2-4 सवाल आए, करंट अफेयर पढ़ाए 2-4 सवाल आए। तो आपको अगर नौकरी पानी है तो अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें 4 आपके बेहतरीन तैयार होने चाहिए, ओके। और जब 6 पूरे तैयार हो जाएंगे कलेक्टर बन जाओगे, वो ओवर एज होने से पहले तैयार हो जाएंगे। तो बेटा विलायक का मतलब होता है, सॉल्वेंट का मतलब जो किसी चीज़ को घोलता है ना। जैसे चीनी का शरबत आप ले रहे हो तो पानी उसमें जो है वो विलायक, ओके, ऐसे ही पूछ लिया उससे। तो किसी बिलियन, अब चीनी और पानी का जो घोल है वो बिलियन है, उसी तरह से रक्त जो है वो भी एक बिलियन है घोल है, दूध जो है वो भी एक बिलियन है, वो भी एक घोल है ना, है ना, है ना, ओके। तो अब किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन, इसी ना एच के ऊपर मैंने प्लस का निशान लगा रखा है, प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज। किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है ना। एक शब्द तो आता है, एक सैक्रोमीटर, सोच समझ के आंसर देना एक ही। सैक्रोमीटर में हम क्या मापते हैं? सैक्रोमीटर से क्या मापते हैं? सैक्रोमीटर, आप बताओ, अब रुक जाओ, आप बताओ, सैक्रोमीटर से क्या मापते हैं, आप बताओ। दूध की शुद्धता, दूध में फैट की मात्रा को मापते हैं, है ना। डेयरी वाले होते हैं ना, डेयरी वाले जो दूध खरीदते हैं तो उनके पास एक छोटा सा स्केल होता है, उसमें डालते हैं, उसमें पता चलता है कि इसमें पानी की मिलावट कितनी है, फैट कितनी, दूध में फैट या चिकनाई कितनी है वो मापी जाती है, या दूध की शुद्धता मापी जाती है, किससे? सैक्रोमीटर से। तो उसी तरह से ये जो पीएच है ना, एक पैमाना है, ये स्केल है, ये पीएच स्केल, ये मापता है किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयन का जमाव, या हाइड्रोजन आयन की मात्रा, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सांद्रता माने कितना है, ओके ओके, बस। और ये हो गया आपका पीएच स्केल, है ना। वो ये हाइड्रोजन आयन का ऋण लोगारिथम है, ये मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, जब आइस के लिए बताऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता, ओके। किधर चले गए? किधर थे? इधर थे। हाइड्रोजन आयन की को मापने का स्केल है। एक सवाल तो आपका यहीं से बन जाता है, पीएच स्केल क्या है। अब देखो पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से 14 तक, आप लोग जानती हो पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक माप होता है, 0 से 14 तक। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या है, ऐसे करके एक त्रिभुज सा बना रखा है, और यहाँ पर तो इधर को देखो आप, जो है ये OH लिखा ना मैंने, तो उसमें OH नाजिम, OH के आगे माइनस का निशान लगा, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। कौन से आयन? हाइड्रोक्सिल। इसको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, जब मेंस के लिए पढ़ाऊंगा या आईएएस के लिए पढ़ाऊंगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस। तो अगर हाइड्रोक्सिल आयंस बन रहे हैं, इसका मतलब इधर को जा रहे हैं हम ना, तो इधर को हाइड्रोक्सिल आयंस बढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन आयन घट रहे हैं। इधर को जा रहे हैं हम, इधर को जब हम जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं और हाइड्रोक्सिल आयन घट रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इसको आप अभी कंफ्यूज मत हो, आप सिंपली सोचो कि मैंने लिखा 7, अगर पीएच स्केल 7 है तो आपका जो बिलियन है वो उदासीन है, ना तो वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है। अगर आपके बिलियन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा है तो वो अम्लीय है। अम्लीय का मतलब तेजाबी, खट्टा, है ना। और लवणीय क्षारीय का मतलब नमकीन, समझे ना, नमकीन या कड़वा, समझे, सिंपल सी बात है। अम्लीय मतलब खट्टा, अम्लीय मतलब खट्टा या तेजाबी। आप देखो ना नींबू, है ना, नींबू सुन के ही मुंह में खट्टा सा हो रहा है ना। मैं तो संतरा उसके खट्टेपन की वजह से नहीं खाता। एक दो लोग चेक करके कहते हैं यार मीठा है खा ले, तो मैं खाता हूँ, है ना। हाँ, वो पता नहीं किन्नू खा लेते लोग, पता नहीं क्या खा लेते, खट्टा खट्टा किन्नू, यार चपड़ यार गजब, है ना। मौसमी खाते हैं भाई, मौसमी खोल के, पता नहीं कैसे यार, है ना, अपना अपना स्वाद है, समझ गए। अब अम्ल हैं वो, हाँ, वो प्रबल अम्ल हो गए। तो अब पीएच स्केल है 0 से कितना, 14। देखो अब 0 से 7 की तरफ को आए, आप जो है 0 से 7 की तरफ को आए ऐसे करके, तो अम्लता घट रही है। अब 7 से नीचे को आ रहे हैं, 0 की तरफ को जा रहे हैं, तो अम्लता बढ़ रही है। समझ बेटा, इसको थोड़ा समझ लेना। पीएच स्केल है, मैंने ये तो पढ़ा दिया ना आपको, ये वाला पढ़ा दिया, मिटा दूँ, ये मिटा दूँ ना। इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी ने लेना है तो ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फोटो खींचना, खींच दो जल्दी।
ये पैमाना है, इसमें आप चल रहे हो, ये है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है ना। 0 से 14 है, जैसे रिश्ता स्केल होता है ना 0 से 9 तक, तो ये 0। अब यहाँ पर आप इधर से इधर को चल रहे हैं, पीएच माप रहे हैं, क्या माप रहे हैं आप, पीएच, या हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आप माप रहे हैं। तो इधर से इधर को चल रहे हैं, यानी कि 0 से 7 की तरफ को चल रहे हैं। तो पीएच वैल्यू जो है आपकी, आप 0 से आगे जब चलेंगे ना, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 0 से 7 तक, 0 से 7 तक आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे आपकी पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका जो अम्ल है, आपका जो विलयन है, वो ये कहेगा कि उसकी अम्लता कम हो रही है, उसकी अम्लता कम हो रही है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ रही है ना, जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ रही है, देखो इधर को आप जा रहे हैं, पीएच वैल्यू बढ़ रही है आपकी। पीएच वैल्यू जब बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है अम्लता जो है वो घट रही है, अम्लता घट रही है ना, अम्लता जो है आपकी घट रही है, यहाँ से यहाँ तक आपकी अम्लता घट रही है। अभी क्षारीयता की बात नहीं करी है मैंने, खारेपन की बात नहीं करी है। अब जब 7 पर आप आ गए, तो अब जब पीएच स्केल 7 पे आ गए, तो अब ये ना अम्ल है और ना ही ये क्षार है, उदासीन है, ठीक है। अब जब 7 से आप आगे चले, 7 से जब आप आगे चले, तो अब यहाँ पर आपकी क्षारीयता जो है वो बढ़ रही है। पीएच वैल्यू तो लगातार बढ़ रही है, पीएच वैल्यू तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन 7 से ऊपर जब आप जा रहे हैं तो आपकी क्षारीयता उसमें बढ़ रही है। और 14 पे जब आप आ गए, एक होता है NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार है। जो साबुन जो होते हैं ना बेटा, साबुन क्षारी तो होते हैं, साबुन जो होते हैं, साबुन डिटर्जेंट क्षार होते हैं, NaOH वगैरह से तो बनते हैं ये, सोडियम है ना। तो पीएच वैल्यू जब 14 पे आ गई, तो इसका मतलब अब मैक्सिमम क्षारीयता हो गई। देखो 0 का मतलब है प्रबल अम्ल, HNO3 टाइप के, सबसे प्रबल अम्ल जो है फिलहाल नाइट्रिक एसिड या HNO3 है, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो गई, 0 है ना। 0 से 1 पे आए, अभी भी ये प्रबल अम्लीय है, लेकिन इससे कम अम्ल है, उस आए तो अम्लता कम हो रही, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई। अब देखो आप जो हैं 7 से 5.5 तक की रेंज में आते हैं, आप कितने 5.5 से 7 की रेंज में आते हैं, इन्हें हम कहते हैं हल्के अम्ल। क्या कहते हैं, हल्के अम्ल, ठीक है ना, हल्के अम्ल या दुर्बल अम्ल भी कहते हैं, हल्के अम्ल या दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। यहाँ पर इसको हम कह देते हैं कि अम्ल, और जैसे ही आप जो है 3 से आगे चले, तो इसको हम कहते हैं प्रबल अम्ल, यानी कि बहुत तगड़े एसिड। ओके, तो पीएच वैल्यू जब कम हो रही है तो अम्लता बढ़ रही है, पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो अम्लता कम हो रही है, ठीक है ना। 7 पे आ गए तो उदासीन है, 7 से आगे जाएंगे तो पीएच वैल्यू तो बढ़ ही रही है, अब क्षारीयता बढ़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये है हल्के क्षार, फिर क्षार, और फिर आगे जाकर के प्रबल क्षार। तो जितनी ज़्यादा पीएच 7 से ऊपर जितनी ज़्यादा पीएच, क्षारीयता उतनी ज़्यादा, और 7 से नीचे आप चलेंगे, 7 से जितनी कम पीएच उतनी ज़्यादा अम्लीयता। और 7 जो है वो उदासीन है। इसको बार बार घुमा के देख लेना, समझ में ना आया तुम क्लास में मुझसे फिर से पूछ लेना। ओके, तो ये है पीएच वैल्यू साहब। आगे चलें, हो गया। तो 7 जो होता है वो उदासीन होता है। अब यहीं पर आपसे पूछेगा सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल, है ना। क्यों होता है सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल? भाई वो पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है ना, तो उसमें भारी भारी जो खनिज लवण या गैसे पैसे प्रदूषक जो होते हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं, भाप बन के ऊपर उठ जाता है, बारिश हो जाती है। लेकिन वो भी प्योर न्यूट्रल नहीं होता, वर्षा का जल जो है वो भी प्योर न्यूट्रल नहीं होता, उसकी पीएच वैल्यू भी 7.3 7.4 के आसपास होती है, यानी कि हल्का क्षार है वो। लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं कि वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। अब मजे की बात, अब हम लोग क्या करें, डिस्टिल वाटर होता है ना, डिस्टिल वाटर होता है, बहुत सारे इंजेक्शन पाउडर के रूप में आते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन पाउडर के रूप में आते हैं। तो डिस्टिल वाटर लेते हैं, उस पाउडर को उसमें घोलते हैं, फिर इंजेक्शन से उसको लगा देते हैं। तो हमें क्या जरूरत है डिस्टिल वाटर करने की? डिस्टिल वाटर माने, डिस्टिल वाटर को हिंदी में क्या कहेंगे? आसुत जल, आसुत जल या आश्रित जल, है ना। हाँ, तो हमें क्या जरूरत है, पानी भर लो। जैसे इन्वर्टर होते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए बारिश में भगोने रख देते हैं छतों पे, और उस पानी को इकट्ठा करके इन्वर्टर में डाल देना, वो प्योर नहीं है पूरा, वो हल्का क्षार है। लेकिन वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है। ये नहीं कि उसमें कोई प्योरिटी नहीं है, वर्षा का परम शुद्ध नहीं है, वर्षा का जल परम शुद्ध नहीं है, लेकिन सबसे शुद्ध है, सबसे शुद्ध है डिस्टिल वाटर। लेकिन आप उसको पियोगे ना तो हार्मफुल तो नहीं, किसी सूरत में नहीं, मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि वो पानी में जो ना अम्ल, हल्के फुल्के अम्ल लवण वगैरह होते हैं ना, उनको पीने का स्वाद हमें लग जाता है ना, खट्टास मिठास। कभी पी के देखना, बारिश का पानी है, पता चल जाएगा कैसा स्वाद है इसका। ओके, चलें आगे। तो कहाँ थे, बात क्लियर हो गई भी, है ना। तो ये सारा मैंने लिख रखा, देखो ये सारा मैंने लिख रखा, आप लोग देख लेना। अभी जो मैंने आपको बताया सबसे प्रबल अम्ल जो है वो HNO3 है। अच्छा, हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू क्या, हमारी बॉडी की जो नेट पीएच वैल्यू है वो है 7 से 7.8 तक, है ना। यानी कि शेर जो है ना, शेर तेंदुआ वगैरह जो हमें मार के खाते होंगे ना, तो हम उसे हल्के से कड़वे से लगते होंगे, है ना,
क्षारित है ना। तो हमारी बॉडी की जो पीएच वैल्यू है वो है 7 से 7.8 तक, यानी कि उदासीन से हल्की क्षार तक, समझ गए ना। उसी तरह से अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम आ रही, आमतौर पर 5.5 कहते हैं इसे, अगर पीएच वैल्यू 5.5 या 5.6 से कम आ रही है तो वही है आपकी एसिड रेन या अम्ल वर्षा। अगर बारिश के पानी में पीएच वैल्यू 5.6 या 5.5 से कम है तो वही है आपकी अम्ल वर्षा, और 5 से कम हो गई तो उसे हम कहते हैं अम्लों का निक्षेप, यानी कि इतना पानी पड़ रहा है कि उसमें निरात तेजाब ही जमा हो रहा है। अच्छा, यहीं पर एक सवाल समझ गए ना, अम्ल वर्षा एसिड रेन आप लोग जानते ही हो, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसके दो मुख्य घटक क्या हैं अमन जी बताएंगे। दो मुख्य घटक अम्ल कौन से हैं इसके अम्ल वर्षा में, दो मुख्य अम्ल कौन से मिलते हैं? देखो ये होता है ना, तमाम ऊपर आसमान में तमाम तरह के एसिड घूम रहे हैं, उसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों घूम रहे हैं। इतना जो प्रदूषण हो रहा है ना हवा में, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड SO2 और NO3 नाइट्रेट्स ये घूम रहे हैं। अब वो नमी के साथ मिल जाते हैं, नमी में क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। तो अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है HNO3 और H2SO4 का होता है, इसमें भी सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो HNO3 का होता है। फिर एक सवाल खूब आता है कि अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है? ओस्लो। अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश नॉर्वे है ना। अम्ल वर्षा के नुकसान क्या है? फसलों का नुकसान है, इसके अलावा इमारतों का रंग जो है धुंधला हो जाता है, पुलों में बड़ी बड़ी इमारतों में जंग लग जाती है, ये सारे के सारे किसके? एसिड रेन के नुकसान है। ओके, अम्ल वर्षा के नुकसान है। अब हमारे दांतों में होते हैं ना, दांत धीरे धीरे गिरने लगते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना खाना खाने के बाद ब्रश शुरू करो, खाना खाने के बाद ब्रश शुरू करो, दिन में 3 बार ब्रश करो। तो हमने खाना खाया, दिन भर हम खाना खा रहे हैं, तो हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया जमा होते जा रहे हैं, हमारे मुंह में बैक्टीरिया जमा हो जा रहे हैं, बचा खुचा खाद्य पदार्थ हमारे दांतों में लगा हुआ है, इसके अलावा खाने की जो शुगर है ना, बचा खुचा खाद्य पदार्थ प्लस खाने में जो शुगर है वो बैक्टीरिया मिलकर के ऐसा अम्ल बनाते हैं कि वो जो अम्ल है वो हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल की परत होती है ना, उसको धीरे 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 वो गिराते जाते हैं, वो दांत हमारे खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है जठर रस, कहाँ से निकलता है? गैस्ट्रिक जूस अमाशय से निकलता है ना, अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना, क्या है? जठर ग्रंथियाँ होती हैं अमाशया है ना। रुक जाओ मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ। अमाशय में क्या होती हैं? जठर ग्रंथियाँ। उन्हीं जठर ग्रंथियों से एक बायोकेमिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं जठर रस। तो जठर रस की जो पीएच वैल्यू होती है 1.2 यानी कि प्रबल अम्ल है ना। नींबू की पीएच वैल्यू 2.2, ये खूब खट्टा है 2.2। अब ये आपसे ज़रूर पूछेगा, कई बार पूछता है कि जो शुद्ध जल है उसकी पीएच वैल्यू 7.4, ब्लड की पीएच वैल्यू 7.3 से 7.4, यानी खून जो है वो हल्का क्षार है। पूछ लेगा आपसे, उदासीन नहीं है, खून जो है हल्का क्षार है। दूध की पीएच वैल्यू 6.5 से 6.7, यानी कि ये हल्का अम्ल है ना। हाँ, लिख तो रखा मैंने, ये हल्का अम्ल है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने आपको यहाँ सारी चीज़ें लिख रखी है ना, इसके 2 फायदे हैं। मुझे ये फ़ायदा है कि मैं अपने लेसन प्लान से नहीं भटकूँगा, कोई गलत चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊँगा। आपको ये फ़ायदा है कि आपको नोट्स जो हैं कि पके पकाए मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमारे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो को देखते हुए। तो अगर मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। आगे चलें। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू कितनी है? 14। ओके, आगे चलें। अच्छा, सिरके में क्या होता है सर? एसिटिक एसिड। संतरे में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। इमली में टार्ट्रिक एसिड। ओके, उसी तरह से टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। तो ज़्यादा टमाटर खाने को डॉक्टर मना करते हैं, और जिन लोगों को पथरी है उन्हें तो कहते हैं बिल्कुल ही आप टमाटर नहीं खाएंगे, क्योंकि ये ऑक्जेलिक एसिड ही जो है ना आपकी किडनी में या पित्त में जम जाता है पत्थर के रूप में, है। ओके, अच्छा, चींटियों के डंक, जो चींटी होती है ना, चींटी, लाल चींटी, उसके डंक में क्या होता? फॉर्मिक एसिड। चींटी के और मधुमक्खी के डंक में, लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में होता फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से गठिया की दवाई बनती है, आगे बताऊंगा, बीच में लिखा मैंने। बिच्छू जो होता है, बिच्छू, उससे मेथेनाइक एसिड। बिच्छू घास भी होती है ना, बिच्छू घास यानी कि नेटल, उसमें क्या होता है? मेथेनाइक एसिड, ठीक है। दूध से दही, दूध सड़ के क्या बन जाता है? दही। तो किस बैक्टीरिया की वजह से? लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया की वजह से नहीं, दूध से दही बन गया तो दही में क्या हो गया आपका? लैक्टिक एसिड, है ना। हाँ, दूध से दही बन गया तो दही में क्या है? लैक्टिक एसिड। ओके, एथिल अल्कोहल से क्या बना सकते हो आप? शराब का मतलब ही एथिल अल्कोहल है ना। एथिल अल्कोहल से आप शराब बना सकते हो, सेंट यानी कि इत्र बना सकते हो, और ईंधन का मतलब, अब जो आपने सवाल पूछा था वो बताएंगे आपको। एथिल अल्कोहल का जो व्यापारिक या बाजारी नाम है वह है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। अब सरकार जो है
एक शब्द आ रहा है एथेनॉल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग या ब्लीडिंग जो भी है, कोटिंग जो ब्लीडिंग कहते हैं सर, एथेनॉल ब्लीडिंग। इसका मतलब ये है कि जो ईंधन है, पेट्रोल है ना, जो पेट्रोल है उसमें शुरू में हम लोग क्या कर रहे थे, 10% एथेनॉल बना रहे थे, मिला रहे थे। अब हमारा टारगेट क्या है कि उसमें हम 20% एथेनॉल मिला रहे हैं। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहे हैं। एथेनॉल क्या है? एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, यानी कि एक खास किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। इसका सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है गन्ने का रस। क्यों? गन्ना खूब होता है, गन्ने का रस इसका सबसे अच्छा सोर्स है। गन्ने के रस से आप गन्ने के रस से शराब बनती है ना, गन्ने को सड़ा करके शराब बनती है ना, गन्ने को सड़ा करके, गन्ने के रस को सड़ा करके शराब बन सकती है। सेब से भी शराब बन सकती है। जिसमें भी मिठास है, जिस पदार्थ में मिठास है, जिस पदार्थ में स्टार्च है, उससे आप शराब बना सकते हो। सबसे अच्छी शराब अमन भाई कौन सी होती है ना? नहीं, हमने पी नहीं, लेकिन हमें पता तो है, जिन। सबसे अच्छी शराब जिन, हमने पी नहीं, पता सब है हमें। सबसे अच्छी शराब गुड़ की होती है। अरे नहीं यार, कच्ची बनती है गुड़ की, तो कच्ची पक्की, कच्ची पक्की। अच्छा, आपको कच्ची पक्की का अंतर नहीं है पता है? बताओ फिर, कच्ची पक्की है? नहीं, वीडियो चल रही है, बताओ कच्ची पक्की का अंतर क्या होगा? हाँ है। आज चलो इस वीडियो के बाद डिस्कस करते हैं ना, नहीं तो अच्छा चलो बता देते हैं। कच्ची शराब और पक्की शराब का मतलब बेटा ये हुआ कि देखो, ये जो आमतौर पर हम लोग ना अपने घरेलू जिसे कहते हैं ईंट की, क्या कहते हैं, शराब की भट्टी, जो शराब की भट्टी हम लोग बनाते हैं, इसमें बहुत तजुर्बेदार लोग होते हैं, उन्हें पता होता है। वहीं से शब्द आया घान। क्या आया? घान। कैसे बनते हैं ना, वो उन्होंने क्या किया, गुड़ को सड़ाया, उसका जूस बनाया, और सड़ाने के बाद उसको ले गए, और जब उसमें से महक आने लगी, अब उन्होंने क्या करना है, उससे शराब बनानी है। अब उसको एक बड़े से बर्तन में रख देंगे, उसके नीचे धीमे धीमे आंच लगाएंगे, उससे जो भाप निकलेगी, उस भाप को एक पाइप के थ्रू ले जाएंगे किसी दूसरे बर्तन में, और जो पाइप है ना वो ठंडे पानी से गुजारेंगे, पाइप को जो है वो ठंडे पानी से गुजारेंगे, चलता हुआ ठंडा पानी से गुजारेंगे वो, जिससे कि भाप जो है वो किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए। तो वो हो गया सर भाप आसमन, उसे कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो गुड़ के जूस को आप स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा आप शराब में बदल देते हैं। तो जो अनट्रेंड लोग बनाते हैं ना, आमतौर पर हम आप जैसे लोग जो ऐसी जाके बना दें, एक्चुअली उसको कहते हैं कच्ची शराब। वो अशुद्ध होती है, वो जानलेवा भी हो सकती है। आपने सही बोला, कितनी क्या मात्रा डालनी है किसी को कुछ पता नहीं है, वो लीवर को कितना नुकसान देगी, किडनी को कितना नुकसान देगी, किसी को कुछ पता नहीं है। अब इसे ही देसी शराब भी कहते हैं, ये देसी शराब है सर, इसी को आप देसी शराब भी कह सकते हैं। कच्ची और पक्की, आमतौर पर लोग कहते हैं कच्ची शराब मतलब यही वाली देसी शराब, और पक्की शराब मतलब इंग्लिश वाइन यानी कि विदेशी ना। पक्की शराब का मतलब जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में, सरकार के नियंत्रण में जो फैक्ट्रियां हैं, जिनमें कुशल लोग, वैज्ञानिक लोग जो है जितनी मात्रा होनी चाहिए उस हिसाब से बना रहे हैं, वो है सर पक्की शराब। पक्की शराब का मतलब ये नहीं विदेशी, कौन सी 8 PM और क्या क्या होती है सर, सिग्नेचर और पता नहीं क्या क्या होती है ना होती हैं। तो सर पक्की शराब वो विदेशी शराब हो गई, और ये देसी शराब हुई। तो देसी शराब कच्ची और पक्की का अंतर समझ गए ना, गुड़ से बनती है ना। तो अब इसमें क्या होता है शराब में, एथिल अल्कोहल, गन्ने से जो है एथिल अल्कोहल होता है। अब एक शब्द आता है जहरीली शराब। तो जहरीली शराब, अगर अब इसमें देखो कुछ अंश जो होता है मैथिल अल्कोहल भी होता है। सरकार या पुलिस वाले ने क्यों पीटते हैं, क्यों जब्त करते हैं भट्टियाँ? 2 कारण है। एक तो देखो जो सरकार का रेवेन्यू उसका नुकसान हो रहा है भाई, अगर आप पक्की शराब पियोगे, रजिस्टर्ड फैक्ट्री की शराब पियोगे तो वो बिकेगी, तो सरकार को उसका रेवेन्यू मिलेगा। अब घर घर में शराब तोड़ने लगी तो सरकार को उसका रेवेन्यू मिलेगा, एक बात। दूसरी बात कि भाई ये अनटेंड लोग बना रहे हैं इसको, अब इसमें कितना क्या मिलाना किसी को पता नहीं, ये सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इसमें हल्की फुल्की मात्रा मैथिल अल्कोहल की होती है, लेकिन अगर यही मात्रा मैथिल अल्कोहल की ज़्यादा हो जाए तो ये हो जाती है जहरीली शराब, जो आपके तंत्रिका तंत्र, किडनी, गुर्दा, जिगर, फेफड़ा, आँख वाँख नुकसान देती है। ठीक है, तो कच्ची और पक्की है ना। जब इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन हम लोग देखें ग्राम प्रधान नगर पालिका इलेक्शन ना, तो उसमें कहते हैं भैया कच्ची पिए कच्ची बात और पक्की पी के पक्की बात। और सुबह को जब होश आया तो पता नहीं कौन सी बात। हाँ, मेरी एक बार ड्यूटी लगी, मैं उस शहर का नाम नहीं लूँगा, मेरी ड्यूटी लगी इलेक्शन में, नहीं चलने ने, मेरी ड्यूटी लगी इलेक्शन में, नगर पालिका का इलेक्शन था। अब मैं गया और बाहर खाना खाने आया रात को मैं बाहर खाना, नगर पालिका का इलेक्शन था तो पूरे शहर में। अब मैं खाना खाने गया, मैं एक होटल में बैठा खाना खाने के लिए, तो मैंने नीचे को ध्यान करा तो उसमें निरी बोतलें कांच की तमाम। मैंने अरे ये क्या हो रहा है, मैं इधर देखो उधर बोतल, इधर देखो उधर बोतल। अरे मैंने कहा कल इलेक्शन है भाई, इतनी शराब चल रही थी। सर मैं बताऊँगा नहीं उसका नाम, उस शहर का नाम नहीं बताऊँगा, क्या किसी का नाम लेना। मैंने इतना खुला खेल मुरादाबादी। तो वही हो रहा सर, कच्ची पी के कच्ची बात अमन भाई, पक्की पी के पक्की बात, है ना। आप भी लड़े इलेक्शन ना, दर्द तो आपको भी वही होगा। ठीक है, जिंदगी ये तजुर्बा है ना। हाँ, हमारे भाई साहब लड़ते हैं ना प्रधानी का चुनाव,
एक बार जीत गए थे तो उसके बाद वो हर बार लड़ते हैं। एंड फील इन द ब्लैक्स। ठीक है, चलिए सर बाकी सर। हाँ कहाँ थे, लेकिन सर मैंने गप मार के आपको कुछ बताई तो दिया है ना। हाँ ये तजुर्बे हैं सर, ये ज़िंदगी है, ये हमने कॉलेज से बाहर, कॉलेज में थोड़ी सिखा रहे हैं कच्ची कैसे, उसमें तो भापास। सर हमारा मतलब हमें पढ़ा रहे हैं सर, हम हिंदी मीडियम के बच्चे चले गए पता नहीं क्या, वो भापासवन रटते रहे सर। हम बीएससी कर लिए, एमएससी कर लिए, हमें यही नहीं पता भापासवन है क्या भला। रट लिया प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, फैक्टोरियल डिस्टिलेशन और पता नहीं क्या। अरे बाबा है ना, बड़ा डर लगता था केमिस्ट्री, और मर गए बड़े बाबा, समझ में नहीं आ रहा सर को बता। अब अगर इसको इस तरह से बता दे, देखो हम लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर टीचर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इस तरह से टीचर अगर बढ़ा दे तो भाई सब कोचिंग बंद हो जाएंगी, किसी कोचिंग की ज़रूरत है ही नहीं। अपने बच्चे को टीचर शुरू से ही, भाई टीचर बनाया, जाहिर सी बात है कंपटीशन पास करके आया, उसको पता है कि कंपटीशन में क्या है। अगर इस तरह से पढ़ाने लगे भाई सब कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब टीचर का भी इसमें पूरा दोष नहीं है, अब आप डेली जाओगे नहीं, कभी छुट्टी हो गई, कभी ये ड्यूटी, कभी वो ट्रेनिंग, कभी ये वाला, फिर आना पड़ रहा बाद में कोचिंग में। तो पता ही नहीं सर, बीएससी हो गई, एमएससी हो गई, पता ही नहीं स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता। जब तैयारी करने लगे अरे ये होता है, हाँ अरे यार गुरुजी बता देते, जैसे वो शराब बनाते हैं तो फिर समझ में आ जाता, फिर क्यों केमिस्ट्री क्लास छोड़ के भागता। चलें सर। हाँ 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 हाँ, देखो इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। इमरान जी आप मुझे ये बताओ कि राकेश के एक हाथ मैं मारूं तो ज़्यादा चोट लगेगी, ये मारें तो ज़्यादा चोट लगेगी, ये मारेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी ना। बैठ जाओ। चींटी इतनी सी, मधुमक्खी इतनी सी, यही है, जितना ज़्यादा जहर उतनी ज़्यादा सूजन। हाँ, छोटा सा सांप काटे तो बचने की संभावना है, बड़ा सा कोबरा फूं करके मारे तो ज़्यादा जहर है ना। हाँ भाई थोड़ा मोड़ा जहर तो हम रोज़ खा रहे हैं, हवा में जहर, अनाज में जहर, हर जगह जहर है, समझ गए, यही है और कोई वजह नहीं है। ओके चले है सर, कहाँ थे? CFC किधर थी? शराब हो गई सर, शराब पी ली हमने। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो मार्केट नेम है वह है फ्रियोन, मार्केट में फ्रियोन के नाम से बिकती है। खैर एसिटिलीन, इससे कपूर बना सकते हो आप। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है। आप में एनर्जी है भी नहीं है? फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है। बेल्डिंग ना, इसे कटिंग सोल्डिंग भी कहते हैं। बेल्डिंग, जो बेल्डिंग मशीन होती है ना, उसमें एल्यूमिनियम की रॉड होती है ना वो, तो उससे आप किसी मेटल को काट भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं ना। तो कटिंग भी और सोल्डिंग माने जोड़ना, तो कटिंग सोल्डिंग एसिटिलीन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अकेले एसिटिलीन नहीं सर, एसिटिलीन के साथ कौन सी गैस जो होता है ना, गैस वेल्डिंग होता है ना, गैस वेल्डिंग देखें, गैस वेल्डिंग देखें तो उसमें कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हाई टेम्परेचर पर 2800 डिग्री सी पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है, वो कटिंग और सोल्डरिंग के काम आती है। तो वेल्डिंग और कटिंग सोल्डरिंग काम भी आ सकती है। निश्चेतक माने बेहोशी की दवा बनाने में भी काम आती है, ठीक है ना। फॉर्मेलिन अच्छा फूड तो जरूर, खाने को बचाने के लिए ना, खाने को बचाने के लिए कुछ एसिड आते हैं जो लंबे समय तक खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो फॉर्मेलिन जो है अच्छा फूड प्रिजर्वर। इसी में एक और हो रहा था सर, मुझे याद आ गया, बेंजोइक एसिड है ना। अब उत्तराखंड PCS में 5 नंबर का सवाल आ गया कि किन्हीं मेंस में किन्हीं 5 अच्छे खाद्य प्रिजर्वर्स के नाम लिखो, खाने को बचाने वाले किन्हीं 5 अच्छे पदार्थों के नाम लिखो। अब मेरे पीछे बैठे बैठला जी अगर आप देखें तो हंसना, मेरे पीछे बैठला जी बैठे। अब मुझे एक बेंजोइक एसिड तो याद था, मैंने पीछे बैठला जी से पूछा, मैंने बैठला जी बताओ यार बेंजोइक एसिड तो याद है? बोले यार मुझे भी यही याद है। फिर दोनों ने मिलकर लिखे नमक भी तो बता रहा सर, है ना। नमक, तेल, अचार में डालते हैं ना नमक और तेल, थोड़ा तेज, अचार को लंबे समय, चीनी। मैंने हाँ यार एक और बता दिया तो हमने ऐसी, ये तजुर्बे से था सर, 20-21 साल के लड़के कहाँ निकलेंगे ऐसा ना, ये तजुर्बे से था। दोनों तजुर्बेदार पीछे बैठ गए थे तो बढ़िया पेपर हो गया है ना। ऐसा एग्जाम में थोड़ा बहुत चल जाता है ना, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलता। तो नमक, तेल, चीनी और पता नहीं क्या क्या था। अब देखें रिजल्ट बताएगा क्या होगा है ना। हाँ बटला जी बुरा मत मानना है, क्या पता कौन से बटला, कई बटला। ओके, फॉर्मिक एसिड क्या है? ये लाल चींटी में है ना, मधुमक्खी से भी निकलता है। और फॉर्मिक एसिड से बनती है गठिया की दवा है। अरे यार वो खबर सुनी मैंने, मतलब सांप के जहर का भी इस्तेमाल नशे में होता है। अब सुना नहीं तो कोई यूट्यूबर था, सांप के जहर का इस्तेमाल भी नशे में हो रहा है। तो सांप के जहर कटवा के भी जहर और कहते हैं, शौक है यार।
अरे नशा पालो तो ये पालो, देखो ये नशा है सर, ये नशा है, ये नशा है, और ये नशा कंस्ट्रक्टिव है सर, ये नशा है, पता ही नहीं चल रहा। और अब ये घर जाके इतना नशा हो जाएगा, बहन कहीं खाना खा लो वरना सोने दे है ना, खाना भी जैसे तैसे होगा, ये नशा सबसे बढ़िया है सर। आगे चलें, ऑक्जेलिक एसिड गुर्दे की पथरी, लैक्टिक एसिड वही दही, है ना। और लैक्टिक जब अब जैसे तुम्हें थकान महसूस हो रही है ना, दिन भर काम करा, थकान महसूस हो रही है, तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा थकान हो रही है ना, तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का जमा होने लगा, उसकी वजह से हमें थकान होती है। अब जब हम लेट जाएंगे, रात को आराम करेंगे ना, तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड वापस अपनी जगहों पर लौट जाएगा। इसीलिए जब भरपूर नींद हम लेंगे तो सुबह हमें एनर्जी मिलती है, नींद नहीं लेंगे तो लैक्टिक एसिड जाएगा नहीं वापस, नसों में दबेगा, है ना, उससे और वो दूसरे हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा, उससे यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर और पता नहीं क्या क्या, है ना। तो बढ़िया नींद लो मस्त, और अमन सक्सेना जी की तरह सेहतमंद हो जाओ, है ना सक्सेना जी, है ना, कश्मीरी सेब हो रहे हैं अमन सक्सेना जी, चलें तो टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर में, है ना, बहुत पुराने स्टूडेंट है मेरे, 8-9 साल तो हो गए आपको, 8-9 साल में 8-10 बार अरे नहीं, 8-9 साल से टच में है, 8-9 साल से पढ़ नहीं रहे, 8-9 साल से टच में है, आए फिर चले गए, आए फिर चले गए, हो गए, चलें 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 ओके। अच्छा, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर खाने का सोडा नहीं है, कास्टिक सोडा, पक्की बात, बेकिंग पाउडर कास्टिक सोडा होता है? अरे नहीं यार, अरे यार सच में तुम्हें ना पता, कास्टिक होता? सर मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता, ओके जो भी है। तो खैर बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। मुझे ये पता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है ना, जब इसे मैदा के साथ जब इसको गर्म करते हैं ना पानी में, देखो देखो पानी में जब इसको गर्म करते हैं ना, तो इसके गर्म करने के बाद CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि फूलती है, उसी से वो मैदा को फुला देती है, उससे आप पाव, ब्रेड, समोसा वो फूले फूले दिखते हैं ना, वो बना देते हैं। देखना यार कास्टिक एसिड क्या होता है, कास्टिक सोडा क्या है, कास्टिक सोडा देखना क्या होता है। ओके, पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल, पेट्रोल में आप बेंजीन मिला दें तो वो होता है पावर एल्कोहल, ध्यान रखना, पावर एल्कोहल पेट्रोल प्लस बेंजीन। और गैसोहॉल जो अभी मैंने आपको बताया, पेट्रोल में एथेनॉल, पेट्रोल में एथेनॉल, उसे हम कहते हैं गैसोहॉल, ठीक है। अच्छा, मस्टर्ड गैस जहरीली गैस होती है, ये क्लोरीन से बनती है, किससे बनती है? जहरीली गैस, आप क्या बता रहे हैं सर? हाँ सफाई के लिए होता है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, कास्टिक सोडा सफाई के लिए होता है। खैर बेकिंग सोडा होता है सर वो, चलें आगे चलें। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट जिससे बनता है सर, है ऐसी थोड़ी 27 साल हो गए। चलें आगे, कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही गूगल है, आगे चलें भाई। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस विषैली गैस है और अक्सर युद्ध में आती, देखो फॉस्जीन गैस, सरीन गैस, सीरिया ने अपने विद्रोहियों पर सरीन गैस फेंकवा दी थी। सीरिया का राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद, हाँ तानाशाह है वहाँ का, ठीक है ना। सरीन गैस युद्ध में इस्तेमाल की। इराक ईरान में युद्ध हुआ तो सद्दाम हुसैन ने, पता नहीं किसने, ऐसा कहा जाता है मैंने पढ़ा, उसने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया, तो वो जहरीली गैस जो है बेटा सरीन गैस। तो सरीन गैस की तरह जहरीली गैसें होती हैं मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन गैस, ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आती हैं। इस तरह की गैस आप सरीन गैस, मस्टर्ड गैस और फॉस्जीन गैस, ये सभी किससे बन रही है? क्लोरीन से बन रही है, ओके। और ये फेफड़ों को असर करती है। ल्यूसाइड, ये भी मस्टर्ड जैसी विषैली गैस होती है। अब यहाँ पर आया था MIC, MIC फुल फॉर्म मेथिल आइसोसाइनेट, ये तो सभी को पता है। जो भोपाल गैस त्रासदी थी सन 1984 की, भोपाल गैस त्रासदी सन 1984 की 2 और 3 दिसंबर की रात को भोपाल में जो गैस रिसाव कांड हुआ था, कौन सा फार्मूला, कौन सी फैक्ट्री थी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, उसके सिलेंडरों से रिसीव हुआ था, ओके। रिसीव माने, अब मैं थक गया हूँ इसलिए मेरी जवान लफड़ा लाने लगी है, उससे रिसाव हुआ था, कौन सी गैस का? MIC का, है ना, ठीक है। अच्छा, ऊष्मीमान, अभी जब मैं आपको ईंधन पढ़ा रहा था ना, ऊष्मीमान मैंने आपको बता दिया कि 1 ग्राम ईंधन को जलाने पे आप कितनी कैलोरी हीट पा रहे हो, उसे हम कहते हैं ईंधन का ऊष्मीयमान, ठीक है। अक्षय ऊर्जा मैं आपको बता चुका। अपस्फोटन, अच्छा देखा पुराने ज़माने के स्कूटर होते थे ना, स्कूटर बाइक, और उसमें पेट्रोल या डीजल डाल के चलते, फट 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 पटाखे मारती थी गाड़ी। पटाखे क्यों मारती थी? क्यों मारती है पटाखे? हैं 2 वजह, या तो ईंधन अच्छा नहीं है, या फिर इंजन का कार्बोरेटर जो है वो अच्छे से काम नहीं करता, है ना। तो फिर मैकेनिक क्या करता था? कार्बोरेटर साफ़ करता था। और सर कहना नहीं चाहिए, पहले जो है कि मिलावटी बहुत हो जाती थी, कुछ सभी नहीं, कुछ लोग जो थे पेट्रोल और डीजल में कैरोसिन मिला के बेचते थे, हाँ कैरोसिन। तो ईंधन अगर ख़राब है तो
तो वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है, तो आपका इंजन जो है फट 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 की ध्वनि निकालेगा। उसको कहते हैं अपस्फोटन, आम भाषा में कहते हैं पटाखे मारने। क्या कहते हैं? अब तो बुलेट वाले स्पेशली कोई अलग से बटन लगा रहे हैं ना पटाखे मारने का। भाई क्या फैशन है? राजा बाबू जा रहे हैं पटाखे मारते हैं, फट 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 ले, ठीक है भाई। और जब देखो जब तो धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो उसमें ज़्यादा फटफट, किसी भी धर्म के हो तो उसमें ज़्यादा फटफट, कहना अल्लाह ईश्वर जो ऊपर जो भी बैठा है वो उन पटाखों की आवाज़ सुन के ज़्यादा खुश हो जाएगा। हमारे मस्जिद में एक इमाम साहब थे, है ना, सर बोल दें, मस्जिद में बोल दें, इमाम साहब थे, तो वो बड़े अच्छे आदमी थे, खैर वो स्वर्ग सिधार गए, वो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वो बड़े आधुनिक किस्म के थे। तो कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा था तो उसमें लोगों ने क्या किया ना, बाइक के साइलेंसर निकाल के समझ गए आप, उससे बड़ा खिन्न थे वो। अगले दिन जब फ्राइडे की नमाज हुई जुमे की, तो उसमें जब खुतबा होता उसके बाद वो बैठ, उन्होंने बड़ा जलील करा उसको कि ये साइलेंसर निकाल के जो तुम कर रहे हो ना, ये आवाज़ सीधी अल्लाह के पास जाएगी तुम्हारी। हाँ खैर, तो वही चले, खैर आगे चले। लेकिन सर जुनून होता है, क्या होता है? जुनून होता है ना। तुमने 80 डेसिबल के पटाखे फोड़े तो अब मैं 100 डेसिबल के फोड़ूंगा, चाहे सबके कान फूट जाए। ओके चलें आगे, है सर। तो कितना डेसिबल का शोर जो है ठीक ठाक माना जाता है? 60 डेसिबल, इससे ऊपर शोर है ना। 80 डेसिबल बर्दाश्त से बाहर है ना। हाँ 80 डेसिबल, और 80 डेसिबल के शोर में लगातार आप रहोगे तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ओके, तो अब एक होता है ऑक्टेन नंबर, ठीक है ना। मैंने लिखा ऑक्टेन नंबर पे फॉर पेट्रोल। ये ऑक्टेन संख्या जो है ये पेट्रोल की शुद्धता का पैमाना है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की शुद्धता का पैमाना है। और यही है C10 नंबर, C10 संख्या, C10 नंबर ये डीजल की शुद्धता का पैमाना है। LPG एथिल मर्केप्टल 14.2 उज्ज्वला, ये सब मैं आपको बता चुका, अभी बता चुका इस वीडियो में, है ना। आगे चलें, आगे चलें। अब बात आती है यूरिया। लैब में बना हुआ ये पहला कार्बनिक यौगिक था। लैब में बना हुआ पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। किसने बनाया था? बॉयलर ने, ठीक है ना, बॉयलर ने बनाया था। आगे चलते हैं। मेथेन का मतलब मार्श गैस, है ना। मेथेन की खोज जो की थी मार्श ने की थी, इसीलिए इसको मार्श गैस कहते हैं। और ये कोयले की खदानों से खूब निकलती है मेथेन गैस। इसके अलावा जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, खासकर जो जैविक कचरा, अब जैसे जगह जगह कूड़े के ढेर फैले रहते हैं, गोबर के ढेर फैले हैं, धान का खेत है, उससे जो बदबू आती है वो मेथेन गैस की होती है, ठीक है ना। ओके, और अगर ये आग के टच में आ जाए ना तो विस्फोट हो जाता है इससे, ठीक है। जैविक पदार्थ का मतलब तमाम तरह के जैविक पदार्थों के सड़ने से। जो फल सब्जी आपके घर में सड़ते रहते हैं ना, बदबू आती है, तो मेथेन गैस की बदबू है। रबर एक तो नेचुरल होती है, रबर के पेड़ से रबर आती है, एक आर्टिफिशियल रबर होती है ना। ये जो आप प्लास्टिक वास्टिक लेते हैं ना, आर्टिफिशियल रबर है। तो किससे बनती है? ये नियोप्रीन से बनती है, ठीक है। आटे का खमीर में बदल जाना, है ना। जो आटा आपने गूंथ कर रख दिया, वो भूल गए, तो उसके बाद ऊपर फफूंद से ऐसी जम जाती है ना। वो एक्चुअली जो फफूंद होती है वो कवक होता है, ईस्ट कवक होता है, वो आटे के ऊपर जम जाता है, उससे वो बन जाता है क्या? खमीर। खमीर का भी कोई इस्तेमाल होता है क्या? क्या डबलोटी बनाने? वो तो ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ओके चलिए, किण्वन, पार्श्वीकरण और रेविस। किण्वन यानी कि सड़ाना, है ना। किण्वन यानी कि सड़ाना। पार्श्वीकरण का मतलब किसी भी लिक्विड से, किसी भी द्रव से बैक्टीरिया को मारना, है ना। उसको धीमे धीमे आंच पे गर्म इतना करना कि उससे बैक्टीरिया मर जाए, जिसे हम गांव की भाषा में कहते हैं दूध को ठेकाना या दूध को उठाना, कहते हैं ना। तो इसका नाम है पार्श्वीकरण। कहते हैं 8 बजे आएंगे, ठीक है। पार्श्वीकरण, ओके। किधर थे? और रेबीज वायरस किसने खोजा, फिर रेबीज की वैक्सीन किसने बनाई, या रेबीज का टीका किसने बनाया, ये सभी क्या है? लुई पाश्चर। ओके, अब यहीं पे एकदम से बदल गया। मेगाथम्स, ऐसे पौधे जो बहुत बड़े टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम मेगाथम्स या महातापी, ठीक है। ऐसे पौधे जो बहुत कम टेम्परेचर में भी जिंदा रह लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोथम्स या न्यूनतापी। ज़ेरोफाइट या मरुद्भिद, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को हम कहते हैं मरुद्भिद या ज़ेरोफाइट्स, ठीक है ना। सॉइल लेयर्स, अब सॉइल लेयर्स ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थक सा गया, अब इसको मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। मैं थक सा गया, तो आज की क्लास में बस इतना ही।